गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर नमस्कार। अपने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो बीए फाइनल ईयर की बुक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हम अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अरस्तु का जो समय है वो 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व है। 62 वर्षीय ये क्या रहे थे, इनका जीवन था। आज हम अरस्तु ने राज्य या संविधान दोनों को एक ही कहा, चाहे राज्य कह दो चाहे संविधान कह दो। तो संविधान और शासन प्रणाली का अरस्तु ने वो मध्यम आधार पर वर्गीकरण किया है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था? भाई राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहने वाला कौन था? अरस्तु ही था। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण, राज्यों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इसने उस समय 158 राज्यों या संविधानों का क्या किया था? तुलनात्मक अध्ययन किया था। इस बात का ध्यान रखना है। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया था। और अरस्तु ने ये अपना जो वर्गीकरण है ये 2 आधारों पर प्रस्तुत किया। अरस्तु ने जो अपना ये राज्यों का वर्गीकरण है ये कितने आधारों पर प्रस्तुत किया? 2 आधारों पर प्रस्तुत किया। एक तो था संख्या का आधार। अरस्तु ने अपना जो ये संविधान या शासन प्रणाली या राज्यों का जो वर्गीकरण किया है ये कितने आधार पर किया? 2 आधार पर किया। ध्यान रखना है, कितने आधार पर किया? 2 आधार पर किया। और ये 2 आधार है, पहला है संख्या के आधार पर। पहला क्या है? संख्या के आधार पर, मतलब शासन करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी होगी। पहला है वो संख्या के आधार पर है। और इसमें है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग है कितने व्यक्तियों द्वारा, जो प्रभुत्व शक्ति है या शासन है कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। संख्या के आधार का मतलब सीधा है कि शासन है वो कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जो या संप्रभुता है या जो शक्ति है उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति कितने होंगे। पहला हो गया। दूसरा है नैतिक आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा इसने संविधान या राज्यों का वर्गीकरण या शासन प्रणाली का वर्गीकरण, इसका आधार बता, दूसरा जो कारण बताया या आधार बताया वो क्या है? नैतिक आधार। मतलब शासन करने का उद्देश्य क्या है, शासन करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका शासन करने वाले व्यक्ति है उनका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हमारे को ध्यान रखना है, अरस्तु ने राज्यों या संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? तो 2 आधार पर किया है। इस बात का ध्यान रखना है। पहला है संख्या के आधार पर, तो इसमें शासन करने वाले या शक्तियों का या प्रभुत्व का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। दूसरा है शासन करने वाले जो लोग हैं उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये नैतिक आधार है। पहला संख्या का आधार, दूसरा नैतिक आधार। अब हम अरस्तु का जो वर्गीकरण है इसके बारे में है। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार कितने भेद किए हैं? 3 भेद किए हैं। अरस्तु का ये वर्गीकरण है। अब प्रथम है संख्या के आधार पर। क्या है? प्रथम हमने यहाँ बना लिया संख्या के आधार पर। दूसरा है नैतिक आधार पर। हमने 2 आधार माने, दोनों आधार आपके समझ में आ रहे हैं। प्रथम आधार ये संख्या के आधार पर शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। दूसरा आधार है वो नैतिक आधार है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अब इसमें शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या को इसने कितने रूप माना है? 3, 1 अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। संख्या के आधार पर इसने कितने रूप माने हैं? 3 रूप माने हैं। एक, दूसरा अल्पसंख्यक, 3 रूप माने। इसमें पहला है एक व्यक्ति का शासन, दूसरा अल्पसंख्यक कुछ लोगों का, और तीसरा है बहुसंख्यक। दूसरा इसने द्वितीय आधार या नैतिक आधार माना है। इसमें ये शासन द्वितीय आधार या नैतिक आधार माना है। इसमें ये वापिस कितने रूप मानता है? 2 रूप मानता है। ये बोलता है कि सर्वोच्च सत्ता के शासन संचालन का उद्देश्य है। इसमें एक तो होता है क्या? शुद्ध रूप। एक तो क्या होता है? शुद्ध रूप, मतलब स्वाभाविक रूप, और दूसरा है विकृत रूप या भ्रष्ट रूप। ठीक है, मतलब वापिस नैतिक आधार पर ये 2 भागों में बांटता है। एक तो शासन का स्वाभाविक रूप या शुद्ध रूप, और दूसरा है शासन का विकृत रूप या भ्रष्ट रूप। अब शुद्ध रूप में ये 3 प्रकार के, एक व्यक्ति का शासन है, इसमें एकतंत्र या राजतंत्र है। ठीक है, दूसरा कुलीन तंत्र है, कुछ लोगों का शासन है। तीसरा बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र है। और शासन का जो विकृत रूप है इसमें जो एक तंत्र या राजतंत्र का रूप है वो क्या हो जाता है? आतताई तंत्र या निरंकुश हो जाता है। इसमें राजा को कोई रोकने वाला नहीं रहता है। जो दूसरा इसने बताया अल्पसंख्यक, इसमें कुलीन तंत्र या कुछ लोगों का शासन है। इसमें ये जो ये विकृत रूप या भ्रष्ट रूप में क्या हो जाता है? वर्गतंत्र, गुटतंत्र या धनिक तंत्र हो जाता है। तीसरा जो रूप बताया इसने बहुतंत्र या संवैधानिक बताया है कि क्या होगा? संवैधानिक शासन।
ठीक है, इसके लिए इसने पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया था। और इस ये यहाँ पर क्या बताता है, इसको भीड़तंत्र या लोकतंत्र, इसको ये इसने क्या नाम दिया है, भीड़तंत्र या लोकतंत्र। तो इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु है, इसका वर्गीकरण है, इसका देखो, अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन कितने भेद किए हैं, 3 भेद किए हैं। तो दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हीं 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूपों में, एक तो स्वाभाविक रूप शुद्ध रूप होता है जो, और दूसरा क्या है, अस्वाभाविक रूप या विकृत रूप या भ्रष्ट रूप, इस बात का ध्यान रखना है। अब संख्या के आधार पर ये बोल रहा है एक व्यक्ति का शासन, अल्पसंख्यक कुछ लोगों का शासन, तीसरा है बहुसंख्यक। अब इसमें ये जो शुद्ध रूप है, इसमें एक व्यक्ति का शासन, ये एक तंत्र या राजतंत्र। अब इसका जो विकृत रूप या भ्रष्ट रूप काफी बार विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो पूछ लेते हैं एक तंत्र या राजतंत्र का विकृत रूप या भ्रष्ट रूप क्या है, तो क्या है, आततायी तंत्र या निरंकुश तंत्र। दूसरा जो रूप तंत्र बताया इसने अल्पसंख्यक, इसमें संख्या के आधार पर इसमें जो स्वाभाविक रूप है अल्पसंख्यक का वो है कुलीन तंत्र, जो क्या होता है, कुछ लोगों का शासन, परंतु इसका विकृत रूप या भ्रष्ट रूप क्या है, वर्गतंत्र, गुणतंत्र या धनिक तंत्र। तीसरा इसने बताया बहुसंख्यक, और बहुसंख्यक में बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, जिसको इसने क्या नाम दिया है, पॉलिटी नाम दिया है। और इसका जो विकृत रूप या भ्रष्ट रूप है वो क्या है, भीड़तंत्र या लोकतंत्र। इसलिए अरस्तु है इस लोकतंत्र को क्या मानता है, भीड़तंत्र मानता है। इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासक को सामान्य हित के आधार पर किया जाता है। इसमें ये क्या है, शासक को सामान्य हित, सामान्य जनता का ध्यान रखते हुए क्या करता है, शासन करता है। जबकि विकृत रूप है उसमें शासक केवल क्या है, शासक वर्ग केवल अपने हितों को, इसमें तो सामान्य मतलब जनहित के लिए शासन करता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको विकृत रूप या भ्रष्ट रूप इसलिए कहते हैं, ये क्या है, शासन स्वयं अपने लिए, शासक है वो स्वयं अपने लिए क्या करने लग जाता है, शासन करने लग जाता है। तो ये है, ये शुद्ध रूप या स्वाभाविक रूप है, ये विकृत या भ्रष्ट रूप है। अरस्तु नैतिक आधार पर या संख्या के आधार पर 3 बताया है, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, 3 रूप बताता है ये। फिर इसको इसने नैतिक जो आधार, दूसरा आधार ये नैतिक आधार मानता है, और इस नैतिक आधार को ये 2 भागों में बांटता है। एक तो सर्वोच्च सत्ता के शासन संचालन का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य का एक तो है स्वाभाविक रूप और दूसरा क्या है, विकृत रूप। इसमें क्या है, जनहित के लिए काम करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, स्वयं के लिए काम करते हैं। शासन का जो स्वाभाविक रूप या शुद्ध रूप है, इसमें जो एक व्यक्ति वाला होगा, ये एक तंत्र या राजतंत्र, ये सर्वश्रेष्ठ है, स्वाभाविक है। तो ये क्या है, विकृत और भ्रष्ट रूप है, क्या, आततायी तंत्र या निरंकुश तंत्र। दूसरा ये बताता है अल्पसंख्यक कुछ लोगों का जो शासन है, ये क्या है, श्रेष्ठ रूप है इसका। और ये क्या है, वर्गतंत्र, गुटतंत्र, धनिक तंत्र, ये इसका क्या है, भ्रष्ट रूप है। तीसरा ये बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, इसके लिए इसने क्या किया है, पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया है। और इसका जो विकृत रूप या भ्रष्ट रूप है वो क्या है, भीड़तंत्र या लोकतंत्र है। तो हमने अरस्तु के जो राज्यों का, संविधानों का, शासन का जो वर्गीकरण किया है, इसके बारे में हमने क्या किया है, जानकारी ली है। तो संख्या के आधार पर 2 भागों में, उसके बाद में ये द्वितीय आधार जो नैतिक आधार है, इसमें भी क्या बांटता है, 2 भागों में। एक तो क्या है, स्वाभाविक रूप से, शुद्ध रूप से, और दूसरा क्या है, विकृत रूप है, वो क्या है, भ्रष्ट रूप है। इस बात का ध्यान रखना है। एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक व्यक्ति का जो ये शासन है, ये सामान्य रूप में जब शासन करता है तो इसे क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। और यही जो शासन है एक व्यक्ति का, जब ये केवल अपने हितों की, सिर्फ अपना हित ध्यान में रखते हुए शासन करने लगता है, तो ये क्या बन जाता है, आततायी तंत्र या निरंकुश तंत्र बन जाता है। तो इसलिए ये क्या है, स्वाभाविक या शुद्ध रूप है, ये विकृत रूप है या भ्रष्ट रूप है। दूसरा, थोड़े से व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो वो क्या होता है, थोड़े से व्यक्तियों का, ये बोलता है अल्पसंख्यक, तो कुछ लोगों का जो शासन करता है सामान्य हित के लिए, जनहित के लिए, तो ये क्या होता है, कुलीन तंत्र होता है। और यही जब कुलीन तंत्र है, यही जो, किंतु जब ये केवल शासकों के हित की, और जब ये केवल सिर्फ अपने हित के लिए काम करता है, तो ये क्या हो जाता है, वर्गतंत्र हो जाता है, गुटतंत्र हो जाता है, या धनिक तंत्र हो जाता है। या इसे हम क्या कह सकते हैं, अल्पतंत्र भी ये अल्पतंत्र है वो किस में बदल जाता है, ये अल्पतंत्र है वो धनिक तंत्र में या गुटतंत्र में या वर्गतंत्र में बदल जाता है। तो ये कुलीन तंत्र है वो क्या है, कुछ लोगों का शासन है, ये सत्ता का शुद्ध रूप है, स्वाभाविक रूप है। और ये क्या है, भ्रष्ट रूप है, विकृत रूप है इसी का। तीसरा ये बताता है, जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य हितों को दृष्टि में रखते हुए व्यवस्थित रूप से, अनेक व्यक्तियों द्वारा जब व्यवस्थित रूप से शासन किया जाए, जैसे क्या कहते हैं, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र है वो कहलाता है। किंतु जब अव्यवस्था फैल जाती है और भीड़ के हितों को ध्यान में रखा जाता है, तो ये क्या कहलाता है,
इसमें जब शासन व्यवस्थित रूप से किया जाता है बहुत से लोगों द्वारा, तो वो क्या होता है, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र होता है। परंतु जब वर्तमान समय में हम देखते हैं भाई चुनाव होते हैं तो किसके द्वारा, भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो ये शासन है जब भीड़ को देखते हुए, या जब शासन है, किंतु जब इस शासन व्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाती है और भीड़ के हितों को ध्यान में रखा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, भीड़ तंत्र कहलाता है। और अरस्तु ने इस भीड़ तंत्र को क्या कहा है, डेमोक्रेसी नाम दिया है। अरस्तु ने जो ये भीड़ तंत्र है इसको ये क्या नाम देता है, डेमोक्रेसी नाम देता है। क्या नाम देता है, डेमोक्रेसी नाम देता है अरस्तु इस भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी नाम देता है। और बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया जाता है जिस अर्थ में आज किसका प्रयोग किया जाता है, प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसलिए अरस्तु है वो लोकतंत्र को शासन का क्या मानता है, विकृत रूप मानता है या भ्रष्ट रूप है वो मानता है। इस बात का ध्यान रखना। अरस्तु इसने संविधान है वो, अरस्तु ने जो संविधान है इसको क्या माना है, राज्यों का रूप माना है। अरस्तु ने कहा है कि संविधान है वो क्या है, राज्यों का रूप है। तो अरस्तु ने संविधान को राज्यों का रूप माना है। और इन्होंने जो अरस्तु ने संविधान की, मैंने बताया था आपको कि 158 उस समय में भी 158 राज्यों का या संविधान का इसने क्या किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था और उनकी कुछ विशेषताएं बताई थी। तो इन्होंने कहा कि संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। एक तो क्या हो जाता है, विभागों का निर्धारण और बंटवारा हो जाता है। अरस्तु संविधान की विशेषताएं बताता है कि विभागों का निर्धारण और क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। संविधान है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विभागों का निर्धारण और बंटवारा हो जाता है। दूसरा यह बताता है सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण, सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण, सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण है वो सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, इसका इस्तेमाल कौन करेगा, सर्वोच्च सत्ता है, इसका केंद्र कहाँ होगा, इसका भी क्या हो जाता है, संविधान से निर्धारण हो जाता है। तीसरा है राज्य के उद्देश्य का, राज्य का उद्देश्य क्या है, इस बात का भी संविधान से क्या हो जाता है, संविधान से राज्य का उद्देश्य क्या है इस बात का भी क्या चल जाता है, पता चल जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। शासन प्रणाली का जो वर्गीकरण है हमने पढ़ लिया, प्लेटो ने जो शासन प्रणाली के जो इसने है वो संख्या के आधार पर है, वो संख्या के आधार पर इसने क्या बताया, दो रूप बताए, व्यक्तियों द्वारा शासन और नैतिक आधार, इसका क्या है, उद्देश्य क्या है। अब जो प्रथम संख्या के आधार है इसका इसने क्या बताया कि शासन करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उसके आधार पर इसने 3 प्रकार बताए, एक व्यक्ति का शासन, अल्पसंख्यक कुछ लोगों का शासन, तीसरा है वो बहुसंख्यक, ठीक है। और द्वितीय आधार जो नैतिक आधार है इसके ये 2 रूप बताता है कि एक तो स्वाभाविक शासन होता है जो क्या होता है, शुद्ध रूप होता है, और दूसरा क्या होता है, यही स्वाभाविक शासन जब जनहित के लिए किया जाता है तो वो स्वाभाविक रूप होता है, और यही जो शासन जब शासक अपने हित के लिए करने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, विकृत रूप या क्या हो जाएगा, भ्रष्ट रूप हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु ने पूछ ले कि अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो किस शब्द का प्रयोग किया, पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया। और पॉलिटी में मध्यम जो शासन है उसका क्या पाया जाता है, सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी में जो मध्यम शासन है उसका क्या पाया जाता है, सद्गुण पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। पॉलिटी इस प्रकार की शासन प्रणाली है वो सर्वश्रेष्ठ होगी क्योंकि इसमें 2 प्रकार की शासन प्रणालियों का, पॉलिटी में 2 प्रकार की जो शासन प्रणाली है इसका क्या होता है, मध्यम मार्ग होता है। इसमें 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। किसमें 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ वो पॉलिटी में मिल जाती है। सबसे बेहतर शासन प्रणाली है वो राजतंत्र है क्योंकि इसमें सर्वोच्च, अरस्तु के अनुसार सबसे सर्वोच्च शासन प्रणाली कौन सी है, तो ये राजतंत्र को मानता है। किसको मानता है, राजतंत्र को। अरस्तु है राजतंत्र को सर्वोच्च शासन प्रणाली मानता है। इसका कारण क्यों है, क्योंकि इसमें राजतंत्र में अरस्तु कहता है कि सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। अरस्तु कहता है कि राजतंत्र में क्या पाया जाता है, सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, अरस्तु है वो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है और ये सबसे बेहतर शासन प्रणाली किसको मानता है, राजतंत्र को मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि राजतंत्र में सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार शासन का यह शुद्ध रूप है, इसमें किसी प्रकार का विकृत रूप नहीं है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी लोकतंत्र व गूढ़तंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। पॉलिटी है वो लोकतंत्र, पॉलिटी है ये लोकतंत्र या भीड़तंत्र, और गुटतंत्र और जो धनिकतंत्र है इस दोनों के बीच का क्या है, रूप है। पॉलिटी है, अरस्तु कहता है लोकतंत्र और गुटतंत्र शासन प्रणाली का दोनों का क्या है, सम्मिलित रूप है। ये मतलब कुलीन तंत्र, इसका वर्गतंत्र,
गुटतंत्र, धनिकतंत्र या भीड़तंत्र या लोकतंत्र, इसका सम्मिलित रूप ही क्या है? पॉलिटी है, जिसको इसने क्या बताया है? सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया है। किसको? राजतंत्र को। तो ये कहता है कि पॉलिटी है, इसमें लोकतंत्र और गुटतंत्र दोनों ही शासन प्रणालियों का क्या है? सम्मिलित रूप है। किसका? कुलीन वर्गतंत्र का और भीड़तंत्र का, दोनों का क्या सम्मिलित रूप ही क्या है? पॉलिटी है। इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है ये भी क्या है? पॉलिटी है। और सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए इसने किस शब्द का प्रयोग किया है? पॉलिटी का किया है। और सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली किसको मानता है? ये राजतंत्र को मानता है अरस्तु। पॉलिटी में संख्या एवं विवेक दोनों का समन्वय होता है, और पॉलिटी जो है इसमें संख्या और विवेक दोनों का ही क्या होता है? समन्वय होता है। इसलिए अरस्तु पॉलिटी को क्या मानता है? सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। विवेकशील व्यक्ति भी शामिल, अरस्तु कहता है कि विवेकशील व्यक्ति भी शासन में शामिल हो, साथ ही संख्या बल भी हो, दोनों का मिश्रित रूप है वो भी क्या है? दोनों का जो मिश्रित रूप होगा वही क्या होगी? पॉलिटी होगी। और इस पॉलिटी शब्द को ही ये शासन प्रणाली मानता है। सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ गरीब लोग भी, ये कहता है कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली वो होगी जिसमें धनिक लोग भी होंगे परंतु उनके साथ में क्या होंगे? गरीब लोग भी होंगे, दोनों ही होने चाहिए। वही शासन प्रणाली क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। पॉलिटी अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही शासन प्रणाली, पॉलिटी है ये अभिजात तंत्र या वर्गतंत्र और भीड़तंत्र, इन दोनों के बीच का यह सम्मिश्रित रूप है। इसलिए इस शासन प्रणाली को ये क्या मानता है? सर्वश्रेष्ठ मानता है। गुटतंत्र, निरंकुश शासन प्रणाली, निरंकुश जो शासन प्रणाली वो किस पर आधारित होती है? शक्ति पर आधारित होती है, इसलिए ये क्या है? सही नहीं है। गुटतंत्र संपत्ति पर आधारित, और गुटतंत्र है या वर्गतंत्र या धनिकतंत्र ये किस पर आधारित होती है? ये धन पर आधारित होती है, तो ये भी क्या नहीं है? सही नहीं है। इसलिए इन दोनों का मिश्रित रूप है। जबकि लोकतंत्र है वो किस पर आधारित होती है? लोकतंत्र ये स्वतंत्रता पर आधारित होती है, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए वर्गतंत्र और भीड़तंत्र दोनों का जो मिश्रित रूप है इसके लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है। और ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, इसको मानता है। और अरस्तु खुद किसको मानता है? राजतंत्र को मानता है। तो आज हमने अरस्तु का जो राज्यों, संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण है इसका अध्ययन किया था। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। इसका 2-4 बार रिवीजन कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।